नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित। 6 मार्च को हरसिल में जनसभा और मखुवा में करेंगे पूजा अर्चना। मुख्य सचिव रतूड़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों की ली बैठक। 7 मार्च से राजभवन में वसंतोत्सव, राज्यपाल और सीएम करेंगे उद्घाटन। इस साल विशेष पोस्टल कवर के लिए जटामासी का चयन हुआ। एसडीआरएफ कर्मियों का महाकुंभ से लौटने पर सीएम ने किया अभिनंदन। टीम को सौंपा 5 लाख रुपए का चेक। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले में की शिरकत। चमोली में माड़ा एवलॉन्च हादसे में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। एसडीएम को रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश। जोशीमठ एसडीएम को दिए निर्देश। और उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। ज्योतिर्मठ के आसपास इलाकों में झमाझम बारिश। औली में 1 फीट की बर्फबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तरकाशी आने वाले थे, उस वक्त उनके दौरे को रद्द कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उनके दौरे पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 6 मार्च को हर्षिल दौरा प्रस्तावित है। इसके साथ ही पीएम मुखबा में पूजा अर्चना के बाद हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की बैठक ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल दौरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री 6 मार्च को हर्षिल दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मुखबा में पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में मौसम खराब होने की वजह से बदलाव होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हर्षिल मुखबा क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम अब आगामी 6 मार्च को प्रस्तावित किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों में जुटते हुए हर्षिल मुखबा क्षेत्र में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी तक का जो टेंटेटिव कार्यक्रम आया वो 6 तारीख का आया है और कल मैं हरसिल पहुंच जाऊंगा और परसों 6 तारीख का प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हम सब कार्यकर्ता तैयार हैं और मौसम ही साथ दे, क्योंकि आज पता लगा कि काफी बर्फबारी वहाँ हुई है, लेकिन मुझे लगता है कल धूप खिलेगी और परसों अच्छा भव्य कार्यक्रम हमारा इस स्थान पर होगा। हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव काम आएंगे। एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का कुशल परिचय देते हुए उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में एसडीआरएफ के 112 कार्मिकों के वापस आने पर आयोजित महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम में कही है। इस मौके पर उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव हरिद्वार के 2027 कुंभ में काम आएंगे। उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा
उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। IRDTA सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान और संवर्धन के लिए किए गए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंक्ट भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंदन पंत से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए। उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा के सीमांत जनपद चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों में विकास की योजनाओं और पलायन को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है। सांसद बलूनी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए काम किए जाएंगे। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा के जो हमारा सीमांत जिला है, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहां के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर और जो लगातार पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास गया था। मैंने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे। चमोली के माड़ा एवलॉन्च हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। चमोली जिले के माड़ा में 28 फरवरी को हुए हिमस्खलन के जांच के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच अधिकारी नामित किया गया है। बद्रीनाथ के पास हुए माड़ा में हिमस्खलन में बीआरओ के 8 श्रमिकों की मौत हुई थी। 3 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चला था। घटनास्थल पर फंसे 54 में से 46 को सुरक्षित निकाल लिया गया था। फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं और साथ ही जंगली जानवरों को भी जान गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आग की चपेट में आकर लोगों की भी मौत हुई है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है ऐसी घटनाएं कम हो और इसी का नतीजा है कि बीते वर्षों में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। देखिए, फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास हैं,
कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेज हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष विंसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में हर गाँव में जहाँ ज़्यादा फायर के फ्रिक्वेंसी थी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और आपका वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य बनाए गए। चंपावत जिले में एसपी अजय गणपति की अध्यक्षता में 24 फरवरी से चल रही पुलिस आरक्षी शारीरिक दक्षता परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया है कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी चरणों को राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में और सभी चरणों की वीडियोग्राफी कराई गई है। परीक्षा में कुल 2694 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए, जिसमें कुल 2037 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 1548 अभ्यर्थियों के द्वारा शारीरिक परीक्षा पास की गई है। एसपी ने बताया कि 657 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं और 475 नापजोख और शारीरिक दक्षता 278 और शारीरिक दक्षता में 197 फेल हुए हैं। जनपद चंपावत को कुल 2694 इतने अभ्यर्थी आवंटित हुए थे। उनमें से 2037 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में उपस्थिति दर्ज की, जिसमें से 1548 अभ्यर्थियों द्वारा ये परीक्षा सफल तरीके से पास की गई। 28 फरवरी के दिन तेज बारिश की वजह से ये परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसको पुनः 2 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। इस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु तथा निष्पक्षता हेतु सभी इवेंट्स को गैजेटेड ऑफिसर के निरीक्षण में करवाया गया और सभी इवेंट्स का वीडियोग्राफी जो आयोग के निर्देशों के क्रम में उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इसमें जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको जनपद चंपावत पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबर के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है
कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार से कहा है। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों के लिए अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा है। अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों की प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है और उनकी आरक्षण संबंधित नियमावली गलत है। हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कीर्तिनगर में मानक के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रेशर मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 24 घंटे का समय देते हुए रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए हैं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर एसपीसीबी से रिपोर्ट तलब की थी, जो आज तक पेश नहीं हुई है। बोर्ड ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। रामनगर पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। बताया जाता है कि आरोपी रामनगर राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। पटना, आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया है कि पिछले महीने 3 फरवरी को मोहल्ला भरतपुरी निवासी रामकिशन के घर के बाहर से अज्ञात चोरों के द्वारा बाइक चोरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में बाइक स्वामी की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली गई है। ये 3 फरवरी 2025 में एक भरतपुरी से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल गर्जिया चौकी प्रभारी राजवीर सिंह द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को एक चोर के कब्जे से बरामद किया है। उसका नाम रोहित रावत, निवासी भिकियासैण अल्मोड़ा का रहने वाला है। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव पगनू आज भी दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा। आलम यह है कि पगनू गांव में बीते दो सालों पहले अगस्त महीने में जबरदस्त गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से भारी मलबा पहुंचा था, जो कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है, जिसके चलते पगनू गांव में काफी
तबाही जैसे मंजर बन गए थे। कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए, खेत खलिहान सब नष्ट हो गए। गांव का पंचायती घर, गांव का शिव मंदिर, कई दुकानें भरी मलबे में दब गए थे। यहां तक कि पगनू गांव के रहने वाले बच्चों का एकमात्र राजकीय प्राइमरी विद्यालय भी इसी भारी भूस्खलन होने के चलते पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका, लेकिन आज तक पगनू गांव के रहने वाले बच्चों का राजकीय प्राइमरी विद्यालय कहीं दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर नहीं बन पाया है। तब से लेकर आज तक पगनू गांव के बच्चे गांव के ही पास में बने एक प्राइवेट संस्था के द्वारा बनाए गए टेंट के भीतर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हम 2 साल से इसी स्कूल में रह रहे हैं। जब बर्फबारी आती है तब बाहर से स्कूल के अंदर पानी भी निकल आता है और ऊपर से भी पानी जूता है। हमारे स्कूल में 2 वर्षों से हम स्कूल पढ़ रहे हैं और यहाँ बर्फबारी और बारिश भी हो रही है और ऊपर से छत पर से भी पानी टपक रहा है। और हमें सरकार से यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द एक स्कूल बनाने लिए स्कूल बना दीजिए। धन्यवाद। हम 2-3 वर्षों से यहाँ टेंट पे पढ़ रहे हैं और हमको यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है और ऊपर कभी कभी बर्फबारी भी आ रही है और ऊपर से पानी नीचे भी टपक रहा और हमको यहाँ ठंड भी लग रही, तो हमको यहाँ पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं और हमको जल्द से जल्द हमें एक स्कूल चाहिए। रामनगर के खनन कारोबारी और खनन संघर्ष समिति के संरक्षक हाजी सालिम पर कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा कालू सिद्ध मंदिर के पास जानलेवा हमला करने के साथ ही उन्हें लहूलुहान कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि हमलावरों के द्वारा कोसी नदी में काम करने वाली कुछ महिला श्रमिकों के साथ भी मारपीट करते हुए जहां एक ओर उनके कपड़े फाड़ दिए गए तो वहीं मजदूरी में कमाए गए पैसे भी छीन लिए गए। घटना के विरोध में मंगलवार को दर्जनों खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने घटना पर नाराजगी जाहिर की और कोतवाली पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपने के साथ ही 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। संरक्षक महोदय हैं हाजी मोहम्मद सालिम साहब और सचिव हैं गोविंद लाल जी। रात इनको एक फ़ोन आया कि लेबर के साथ कुछ लोग बदतमीजी असमंजस कर रहे हैं, तो जैसे ये लोग गए कालू सिद्ध मंदिर पे तो इन लोगों को घेर के और इन लोगों के साथ बहुत मार पिटाई की गई, जिसमें कि हाजी सालिम साहब के दिमाग में बहुत चोटें आई हैं। उनको मुर्दाद इनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा, ऑपरेशन हो रहा है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो अच्छे हो जाएँ। तो उसी वजह से हम लोगों ने कोतवाली में तहरीर दी है कि उन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अपने गेट भी बंद रखेंगे, जो कि पहले से हमारी हड़ताल भी चल रही थी। और हम अगर ये 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम कोतवाली के समक्ष जो है फिर से बैठेंगे आके। नदी में कमाते हैं, हमने बोला 1 आध दिन में घर जाएंगे, मालिक ने हमारे बोला नहीं कि रुक जा, हमने कि देख लो 1 आध दिन रुक जाएंगे। हम आज जाने को थे, इसने मिल के घाटा करा हमारे साथ, उसी ने दुकान वाले ने उसी ने चोरी करवाई, मिल के लुटवाए हम। फिर मैंने कही मैं हमारे को बचा लो बाबूजी यहाँ जा। फिर मेरे ठेकेदार बचाने को गए तो वो तो पहुँच ही नहीं पाए, रास्ते में गिर रहे, वो तो रास्ते में मार रहे। पैसे भी थे ना, पैसे सारे लेबर से ले रहे, ठेकेदार तो पेड़ से खैर से बांध के डाल दिया, तो सारे पैसे उसके भी हमारे भी सारे निकाल रहे। कपड़े भी फाड़े हैं, इज्जत भी वो पा रही थी। हम बहुत बंदे कोई नहीं थे, हम 2 नंद भाभी बजी थी, एक लड़की थी। लड़के तो वो पहले तो 5 थे, फिर 25 आदमी से ज़्यादा ही होंगे। उन पर तो मोटरसाइकिल भी, पैदल भी बहुत बंदे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।